विधानसभा से, आपके बूथ से, आपके लोकसभा से अगर आपका वोट 0 होता है तो हमारे वोट 0 है, हमारे वैल्यू 0 है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। आज वोट 0 किया जा रहा है और कांग्रेस जो है SIR के नाम पर यात्रा निकाल रही है, वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में यात्रा नहीं निकाल रही है। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी ने यात्रा निकाली हो तो वामन मेश्राम साहब ने निकाली है। साथियों, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे लिए अवरोध है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह अवरोध आप ज्यादा समय टिकने वाला है नहीं, ज्यादा दिन रुकने वाला है नहीं। आंदोलन का फोर्स बढ़ता जा रहा है और आंदोलन के नतीजे भी आ रहे हैं। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, मेश्राम साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसकी चर्चा पार्लियामेंट में हो रही है। 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को घेरने का कार्यक्रम जंतर मंतर पर हुआ। इतनी विशाल महारैली हुई, उसकी चर्चा सामने आई। पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आगाज हुआ। वामन मेश्राम साहब ने सड़क पर यह मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया तो सदन में उसकी चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा, सदन के अंदर कहा, मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा की सीट भी जीतता तब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं करता। यह हमारे आंदोलन का रिजल्ट है। लोग कहते हैं आंदोलन से क्या होगा? आंदोलन से बदलाव आएगा, आंदोलन से परिवर्तन आएगा। आंदोलन अपने आप में एक रिजल्ट है। साथियों, 25 मई 2024 को पिछड़ों की जातीय दर गिनती को लेकर भारत बंद किया। लगातार OBC को जागरूक करने का काम शुरू है। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि हम पिछड़ों की जातीय दर गिनती करेंगे, पिछड़ों की जातीय दर गिनती करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जातीय दर गिनती करेंगे? अरे 340 पिछड़ों के बच्चे हाई रैंक से IAS क्वालिफाइड हुए थे, मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे थे। नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया, नॉन क्रिमिनल की मर्यादा सामने रखते हुए रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। क्या वो नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जातीय दर गिनती करेगा? हमारे आंदोलन के कारण पिछड़ों के अंदर जागृति की लहर पैदा हुई। नीतीश कुमार ने पिछड़ों की जातीय दर गिनती बिहार में की। 64% आंकड़ा आया था कि नहीं आया था? हमारे आंदोलन के कारण। साथियों, आंदोलन से बदलाव आता है, आंदोलन से परिवर्तन आता है। आज देश भर में आदिवासी बहुल एरिया में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। आदिवासी है, इसकी पहचान क्या है? 2 चीजों से पहचान है। आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों का सांस्कृतिक रचना, और दूसरी जो है टेरिटोरियल पोजेशन। आदिवासी बहुल एरिया जो प्रादेशिक एरिया होता है, उससे आदिवासी पहचान जाता है कि आदिवासी है। अगर आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाना है तो क्या करना होगा? इस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया, इस रणनीति पर आज बीजेपी काम कर रही है। आदिवासियों की पहचान खत्म करना है तो उनके जल जंगल जमीन से खत्म करो, उनको जल जंगल जमीन से उनका विस्थापन करो। आदिवासी उनका जल जंगल जमीन छोड़कर कहां जाएंगे? शहरों में जाएंगे। जो शहरों में आएंगे आदिवासी,
क्या आदिवासियों का कल्चर शहरों के लोगों के ऊपर हावी होगा या शहरों के लोगों का कल्चर आदिवासियों के ऊपर हावी होगा? तो ये हमारी पहचान खत्म करना चाहते हैं और हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, जो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कोर्ट के 16 जजमेंट है, कोर्ट के 16 जजमेंट में आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन जबरदस्ती से हिंदू बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हमारी वोट जो है वो बहुसंख्यक है। आज जिनके पास में वोट है वो राजा नहीं है, और जिनके पास वोट नहीं है वो राजा है। दो प्रकार की माइनॉरिटी है, एक रूलर माइनॉरिटी है जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, जो शासक है, और दूसरी कन्वर्टेड माइनॉरिटी है जिसमें क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, नन के ऊपर हमले हो रहे हैं, चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के मदरसों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं। और जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, वो संगठित शक्ति के साथ में कर रहे हैं। तो संगठित शक्ति का मुकाबला करना है तो संगठित शक्ति से हो सकता है। इसलिए मोहम्मद मेश्राम साहब ने जो हमें संदेश दिया है, 15 समूह को जोड़ना है। 15 समूह को एससी, एक्सट्रीम एससी, आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, एक जल जंगल जमीन में है, दूसरा जो है शहरों में आया हुआ है, दोनों को जोड़ना है। तीसरा नॉमिनिक ट्राइब, जो नॉमिनिक ट्राइब है वो भी 14 करोड़ जनसंख्या है, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म की। 14 करोड़ ट्राइबल जो नॉमिनिक ट्राइब्स के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म की। तो साथियों, जाति की पहचान देकर हिंदू बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को पहचानने की जरूरत है। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इस अधिकार को बचाना है, संविधान के अधिकार को बचाना है, तो ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, क्योंकि वोट के अधिकार में सभी अधिकार शामिल है। वोट का अधिकार खत्म होता है तो संवैधानिक सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे। वोट का अधिकार बचता है तो संवैधानिक सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार संकट में आया है, इसलिए आदिवासियों के 5वीं और 6वीं अनुसूची संकट में आई है। वोट का अधिकार खतरे में आया है, इसलिए स्वायत्त गवर्नमेंट आदिवासियों की होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कांशीराम साहब ने कहा था, जैसे जैसे इस देश में बहुजन जागृति की लहर निर्माण हो जाएगी और बहुजनों का समीकरण बनते जाएगा, वैसे वैसे पार्लियामेंट का एज कम होते जाएगा, विधानसभा का एज कम होते जाएगा। यानी अस्थिर गवर्नमेंट बनेगी, अस्थिर सरकार बनेगी, मजबूर सरकार बनेगी। तो कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। 2004 में स्टेबल गवर्नमेंट बनाई, 2009 में स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। फिर भाजपा ने 2014 में स्थिर गवर्नमेंट बनाई, 2019 में स्थिर गवर्नमेंट बनाई, 2024 में भी वो लोग सरकार में है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से बहुजन समाज कभी भी शासक होने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, उनको किसानों के वोट की आवश्यकता नहीं है, आदिवासी के लोगों की वोट की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनिक ट्राइब के लोगों के वोट के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, माइनॉरिटी के वोटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको वोट देने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बंदोबस्त संगठित शक्ति के साथ में करते हैं तो शासक बनने के लिए
बहुजन समाज के लिए एक अवसर है, हो शकत है। इसलिए साथियों, आदिवासियों की पहचान जो है ये खत्म की जा रही है, इस षड्यंत्र को पहचानने की आवश्यकता है। विष्णुदेव साय, तुम आदिवासी हो लेकिन आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। हम भी सरकार बनाएंगे, हमारी भी सरकारें आएंगी। सत्ता की जो चेयर होती है ये 5-5 साल के लिए बदलती है। हम तो समाज में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, बृहद ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं, सम्राट अशोक का काल लाना चाहते हैं, स्वर्ण युग, गोल्डन एज। इसलिए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से बदलाव आएगा, आंदोलन से परिवर्तन आएगा। जब जब इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ है तब तब सत्ता में परिवर्तन आया है। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूं, देश की तकदीर हूं, बोफोर्स घोटाले के विरोध में आंदोलन चलाया। वो देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। केजरीवाल ने 2 स्टेट में सरकार बनाई, एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, एंटी करप्शन नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल की 2 स्टेट में सरकार बनी। अभी दिल्ली की सरकार चली गई है, पंजाब की सरकार चल रही है। भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजनों की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाएंगे। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा था, बिहार के बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा था, हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। बाबू जगदेव कुशवाहा जी को पुलिस थाना के अंदर गोली मारी। आदिवासियों में जो लीडिंग करने वाले हमारे महापुरुष थे, उनको भी मारा गया है। हमारी दूसरी पीढ़ी जो है वो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन कर रही है। कर रहे कि नहीं कर रही? आप सोचोगे अभी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आने की राह देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, वामन मेश्राम साहब के ही नेतृत्व में हमें सत्ता में आना है। तीसरी पीढ़ी को तो बोनस में सत्ता मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इसके लिए क्या करना होगा? आंदोलन की तैयारी करना होगा। अभी 4 टप्पों का चरणबद्ध आंदोलन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हो रहा है। पहला फेज जो था 10 सितंबर ज्ञापन देने का था, ब्लॉक और तहसील स्तर पर दिया। दूसरा आंदोलन का चरण है 17 सितंबर, जिला स्तरीय कलेक्टर कचेरी पर धरना प्रदर्शन होगा। तीसरा चरण जो है 25 सितंबर जेल भरो आंदोलन होगा। 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। जेल में जाने के लिए डरना नहीं है, हमारे पास में मजबूत लीडर है, वामन मेश्राम साहब है। अरे नरेंद्र मोदी डर रहा है मेश्राम साहब को, मोहन भागवत डर रहा है मेश्राम साहब को। मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, मेश्राम साहब को कानपुर में रोका, मेश्राम साहब की सभा होने नहीं दी। मेश्राम साहब ने कहा ये मुझे रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये 19 आर्टिकल को रोकना चाहते हैं।
जो संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, संगठन चलाने का अधिकार दिया है, उसका संचालन करने का अधिकार दिया है, मोर्चा निकालने का अधिकार दिया है, ये ब्राह्मण लोग इसको रोकना चाहते हैं, आरएसएस के लोग इसको रोकना चाहते हैं। तो मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला, 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला। और नागपुर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि फडणवीस सरकार को 8,000 पुलिस फोर्स लगाना पड़ा। नेपाल में रिवॉल्यूशन हुआ है, जैन वाला जो नेता है उसने बयान भी दिया, मेश्राम साहब के मैं भाषण सुनता हूं। जागृति के कारण परिवर्तन आने वाला है, इसलिए साथियों आंदोलन खड़ा हुआ है, इस आंदोलन में डटे रहना है। 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन है, 15 अक्टूबर को जनाक्रोश रैली होगी कलेक्टर कचेरी पर, छात्रों का भी आंदोलन की तैयारी चल रही है, 6 अक्टूबर दिल्ली के जंतर मंतर पर। इस आंदोलन के तैयारी के साथ साथ बहुजन मुक्ति पार्टी का 3रा राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के मुंबई में तिलक ग्राउंड, तिलक नगर, चेंबूर में होने जा रहा है। इस बहुजन मुक्ति पार्टी के 3रे राष्ट्रीय अधिवेशन को भी आपको काफी संख्या में, भारी मात्रा में आना होगा और बूथ बूथ तक बहुजन मुक्ति पार्टी का संगठन बनाना होगा। साथियों, जिसका बूथ होता है उसका एमपी होता है, जिसका बूथ होता है उसका एमएलए होता है, जिसका बूथ होता है उसका पार्षद होता है। तो मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं, आप लोग बूथ बूथ तक जाओगे और बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम करोगे और भाजपा को चित करने का काम करोगे, उसको पराजित करने का काम करोगे। पावर विल कम, डिस्ट्रॉय द पावर। एक पावर को खत्म करने से दूसरी पावर आएगी, यानी एक सत्ता को बर्खास्त करते हैं तो सत्ता में हम आएंगे। हो शकत है बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मेरी बात आप लोगों ने सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।